हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं BHU LLB के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के इस सीरीज़ में दूसरे एपिसोड में, जहां पर हमने पिछले एपिसोड में 2008 LLB के पहले प्रश्न पत्र की चर्चा की थी। तो वहाँ हमने प्रथम 20 प्रश्नों के बारे में जानकारी ले ली थी। इसी कड़ी में आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आज इस वीडियो में हम फुल डिटेल में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में हर एक क्वेश्चन को फुल डिटेल में, इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं किसी एक क्वेश्चन के टॉपिक से, वह सभी मैंने पॉइंट डिस्कस किया था। तो यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज कल तक हमने जो प्रश्न किए थे हमने 20 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज हम उसके आगे से इन प्रश्नों को करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न अर्थात 21वां जो प्रश्न है, वो ध्यान रखिएगा, हम कौन सा कर रहे हैं, ईयर का 2008 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसका सेट नंबर क्या है, सेट नंबर 1। किस लिए है यह BHU LLB के लिए है। किसके लिए? BHU LLB के लिए हम कर रहे हैं 2008 का सेट नंबर 1। तो आज का हमारा 21वां जो क्वेश्चन है वह है क्या कि भारत में लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है। प्रश्न है क्या कि लेडी विद द लैंप किससे कहा जाता है। अब यह क्या है, एक नाम है, एक उपाधि दी गई है, एक पर्सन को उनका नाम पूछा गया है। तो आपके पास कई ऑप्शन है, मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसको बोलते हैं, लेडी विद द लैंप, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये आपका सही उत्तर होगा, लगा लीजिएगा। यदि आपके पास होगा तो सही उत्तर लगा लीजिएगा कि लेडी विद द लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। अगला हमारा जो प्रश्न है 22वां, वह क्या है, वह कहता है किसको, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अब ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाएगा कि 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। 15 मार्च को क्या मनाया जाएगा, क्या कहा जाए, राष्ट्रीय कंज्यूमर, नेशनल कंज्यूमर्स डे कब मनाया जाएगा? 15 मार्च को। आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा, चौथा। तो चौथा ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। यह 22वां क्वेश्चन था। 23वां क्वेश्चन है आज का कि UNHCR का संबंध पूछा है, अर्थात इसका संबंध किससे है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उससे संबंध पूछा है। ऑप्शन है पहला कि अंतर्राष्ट्रीय डाक एवं तार से, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थियों से, बौद्धिक संपदा से एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विधियों से। अब देखिए इसका तो उत्तर होगा, वह होगा किससे, शरणार्थियों से, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थियों से इसका संबंध। लेकिन अब ये तो उत्तर सही हो गया, लेकिन हमको इससे संबंधित प्रश्न भी तो जानने होंगे। क्या पता इससे कोई दूसरा प्रश्न पूछ दे इस साल, तो वह कौन कौन सा हो सकता है। अब पहली चीज़ कि UNHCR का पूरा नाम आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो उसका पूरा नाम क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशंस फॉर रिफ्यूजी। ध्यान रखिएगा, यह लिख लीजिएगा कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशंस फॉर रिफ्यूजी, इसका क्या है, UNHCR का फुल फॉर्म है। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, इसका क्या है, फुल फॉर्म है। यह प्रश्न आया हुआ भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब दूसरी चीज़ कि इस UNHCR का कभी कभी आपसे क्या पूछ सकता है, मुख्यालय पूछ सकता है कि UNHCR का मुख्यालय क्या है। जरूरी नहीं कि यही सेम प्रश्न कॉपी हो, तो UNHCR का मुख्यालय भी पूछेगा आपसे, तो आप उसको क्या जवाब देंगे, आपको उत्तर क्या होना चाहिए, जिनेवा में होता है। कहाँ पर है, जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा। तो हमने बात की किसकी, कि इसका UNHCR जो है यह इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, UNHCR का संबंध किससे है, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थियों से, इसका उत्तर दूसरा पॉइंट। UNHCR का मुख्यालय कब
कहाँ पर है, वह मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब कभी कभी पूछ सकता है, मान लीजिए पूछेगा नहीं, लेकिन चांसेस इसके बनते हैं कभी कभी, जब बहुत अधिक ब्रिलियंट एग्जामिनर होता है तो पूछ देता है क्या कि इसका फॉर्मेशन अर्थात इसका निर्माण कब किया गया था। तो वह किया गया था कब, 14 दिसंबर 1950 को, अर्थात 14 दिसंबर 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, यूएनएचसीआर की स्थापना हुई थी। तो हमने यूएनएचसीआर के बारे में मैक्सिमम पॉइंट जान लिए, इससे बाहर के प्रश्न यूएनएचसीआर से आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है आज का 24वां है। 24वां पूछा है किसके बारे में, IMF का क्या पूछा है कि वह कहाँ स्थित है। IMF ऑप्शन दिया है जिनेवा, रोम, वाशिंगटन, वियना। तो यह कहाँ पर स्थित है, वियना में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, वियना। कहाँ है, सॉरी, इसका जो ऑप्शन सही होगा वह क्या होगा, वाशिंगटन में है इसका हेडक्वार्टर। कहाँ पर है, वाशिंगटन। अब ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं कि IMF का जहाँ स्थिति है वही आपसे क्वेश्चन पूछे, घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तो IMF का फुल फॉर्म आपके लिए जानना जरूरी है। तो IMF का फुल फॉर्म क्या होगा, वह होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब अगली चीज़ कि इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसका फॉर्मेशन कब किया गया, यह कब गठित किया गया, इसकी स्थापना कब की गई। तो 14 था ना ये यूएनएचसीआर, इसको डबल कर दो 27, अर्थात 27 दिसंबर 1945 को इसका क्या हुआ था, इनफॉर्मेशन हुआ था। अर्थात IMF का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्थापना कब हुई, 27 दिसंबर 1945, और यह स्थित कहाँ पर है, वाशिंगटन। यदि पूछ दिया कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन में है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। अब इसमें आपको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें एक ऐसा होगा जो नहीं होगा, बाकी ऑप्शन में होंगे। तो आपके ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। तो आंसर तो इसका म्यांमार होगा, आप लोग टिक लगा लीजिए। लेकिन यदि हम ये बात उठे कि इनको हम कैसे खोजेंगे कि भाई वास्तविकता में नहीं है, अभी तो हम जान गए कि ठीक है ये ऑप्शन में जो म्यांमार है वह ऑप्शन में, तुम कौन कौन से तब होने चाहिए ये भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि वही म्यांमार ही दे, कभी दूसरा दे देगा तो फिर तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन से। ध्यान दीजिए, अब जो सार्क है, SAARC, सार्क, इस सार्क के कुल कितने सदस्य हैं, ये बात सबसे पहले ध्यान रख लीजिए। इसके सदस्य कुल देश कितने हैं, 8। हर एक पॉइंट जो आपको बता रहे हैं, एक भी पॉइंट गलत नहीं है। हर एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे प्रश्न बने हैं। एक भी पॉइंट मैंने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिया जो कि आपको बढ़ाने के लिए, लंबा वीडियो करने के लिए नहीं। यह एक पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे गए पॉइंट है, उन्हीं चीज़ों को पूरा विश्लेषण करने के बाद बनाई गई। तो इसलिए वीडियो को अंत तक और बिना स्किप किए देखें। यदि देख लेते हैं तो मेरा गारंटी एकदम कहीं से भी प्रश्न कोई पॉइंट से नहीं छूटेगा। देखिए यह 8 हो गया, ठीक। अब हम पूछ दें कि इस सार्क का पूरा नाम, तब क्या होगा कि देखिए, S से साउथ, A से एशियन, A से एसोसिएशन, R से रीजनल, फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ध्यान दीजिए क्या होगा कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होगा इसका पूरा फुल फॉर्म, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस, मतलब यह पूरा दक्षिणी सहयोग संगठन है 8 सदस्यों का, जिसमें भारत भी शामिल है। अब पूछेंगे सर याद कैसे होगा, इसके 8 देश तो याद जल्दी होंगे नहीं। तो जो भारत है ना, भारत के देश जो पड़ोसी देश हैं उसमें से चाइना को छटका दीजिए। चाइना बहुत नटखटी करता है ना, उसको छटका दीजिए। उसके बाद जो मैक्सिमम है सब के सब आ जाएंगे इसमें। इसे चाइना को छटकाएंगे, नेपाल को ले लेते हैं, ठीक। भारत तो खुद है ही। फिर क्या बचा, पाकिस्तान को ले लेते हैं। फिर क्या बचा, फिर कौन सा बचा, जैसे कि मान लीजिए नेपाल हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका को ले लिए, ठीक, मालदीव को ले लिए। क्या हुआ, 1 2 3 4 5। अब छठवां ले लीजिए, किसको, अफ़गानिस्तान को ले लीजिए। किसको लेंगे, अफ़गानिस्तान को ले लेंगे। और कौन बचा, एक और देश है अगले बगल में हमारे, कौन सा, भूटान है ना, ठीक। और एक और देश बगल में हमारे है बांग्लादेश। कौन है,
बांग्लादेश। तो ये कुल जितने हमारे मैक्सिमम पड़ोसी देश हैं उसमें से चाइना को खटका दीजिए कि नहीं नहीं तुम नहीं रहोगे, तो बाकी जो बचे सब के सब क्या हो गए, सार्क के क्या हो गए, सदस्य हो गए। तो यही सार्क के सदस्य, इसमें कहीं हमें म्यांमार देखने को मिला नहीं मिला, तो ऑप्शन में जो म्यांमार है वह नहीं होगा। अब सबसे बड़ी चीज़ जो आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछे जाने की संभावना है, इसका सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर, काठमांडू। और काठमांडू में क्या है, कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। काठमांडू में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला हमारा प्रश्न है आज का कि भारत परमाणु अप्रसार संधि का विरोध करता है, क्यों। यह हमारा 26वां प्रश्न है। तो वह पहला ऑप्शन सही होगा इसका, क्योंकि यह जो परमाणु प्रसार जो संधि है यह परमाणविक शक्तियों के विरुद्ध भेदभाव मूलक है, क्योंकि यह कुल देशों की सैन्य दृष्टि से महान कहलाने का अवसर प्रदान करती है। मतलब जिन लोगों के पास पहले से परमाणु ऊर्जा है यह उनको तो महान बनाते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है यह उनको रोकती है। इसीलिए भारत इसका क्या करता है, विरोध करता है, इसीलिए भारत इसको पसंद नहीं करता। ये तो प्रश्न हो गया 26वां। अगले प्रश्न की चर्चा करें हम, तो अगला प्रश्न जो हमारा होगा वह यह है कि गणतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए गठित एक सरकार है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जनता के द्वारा जनता के लिए गठित सरकार। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि यह किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, कि इसे किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा, अरस्तु। दूसरा टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि राजा स्वयं ईश्वर का ही प्रतिरूप है। राजा स्वयं ईश्वर का ही प्रतिरूप है, इसको कहा था ऑप्शन नंबर 3, इसका सही होगा। 28वां क्वेश्चन है यह कि राजा ईश्वर का प्रतिरूप है, इसका सही उत्तर लगाइए ऑप्शन नंबर 3 टिक। इसका होगा वॉन्सकोट। ऑप्शन इसका सही उत्तर यही होगा, वॉन्सकोट। अगला हमारा प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने वाला प्रसिद्ध आयोग कौन सा था। 29वां प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में पूछा है। तो केंद्र राज्य संबंध जैसे ही आए, क्या है, केंद्र राज्य संबंध, तो आपके दिमाग में एक ही आयोग का नाम आना चाहिए। वह कौन सा, सरकारिया आयोग। कौन सा, सरकारिया आयोग। ध्यान रखिएगा, केंद्र एवं राज्य क्या है, सरकार के अधीन आते हैं ना। कैसे याद करेंगे, केंद्र एवं राज्य सरकार के बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण अंग है, तो इसी से ध्यान रख लीजिएगा, सरकारिया आयोग, भूलिएगा नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी चीज़ है, ये तो हो गया आंसर कि सरकारी आयोग, लेकिन 3 अन्य उसमें दिए होंगे, क्योंकि इसका उत्तर सही क्या होगा, सरकारी आयोग। लेकिन 3 अन्य दिए हैं, श्री कृष्ण आयोग, जैन आयोग और ठक्कर नटराजन आयोग। इससे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से जान लेते हैं। जो श्री कृष्ण आयोग है वह बॉम्बे में जो हुआ था 1973 में, 1993 में, जो 12 मार्च को जो बम हादसा हुआ था वहाँ पर, तो उसी के जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई एक कमेटी थी। और जो जैन आयोग है वह मंदसौर में जो किसानों की पर जो गोलीबारी हुई थी उसके जांच के लिए जैन आयोग गठित किया गया था। और जो ठक्कर नटराजन आयोग है यह फेयर फैक्स मामले से अयोध्या से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है आज का, तो वो देखिए ये सभी प्रश्न जो हैं वो इससे हैं, रीजनिंग से हैं, तो रीजनिंग के प्रश्न हम सॉल्व नहीं करेंगे। रीजनिंग आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, हम जीके, करंट अफेयर्स उस समय के, या फिर जो लीगल हैं, पॉलिटी है, उनसे संबंधित प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अगला हमारा जो प्रश्न शुरू होता है वह 29 के बाद कहाँ शुरू हो रहा है, 37 से शुरू हो रहा है। तो 37 हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि मुस्लिम विवाह क्या है। ध्यान दीजिए, मुस्लिम लॉ में मुस्लिम विवाह को एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है। क्या बताया गया है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में, आपके एग्जाम में यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है कि मुस्लिम विवाह क्या है, विवाह का कौन सा प्रकार है। अब जैसे कि एक क्या है यह कि मुस्लिम विवाह एक क्या है, एक संस्कार है, एक नागरिक अनुबंध है, ईश्वरीय आदेश है, न तो संस्कार न अनुबंध है। तो यह क्या है, एक नागरिक अनुबंध, या फिर कह लें यह क्या है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि जब एक मुस्लिम पति अपनी आपसी सहमति से तलाक देता है तो उसे क्या कहते हैं।
ध्यान दीजिए, तलाक के कई फॉर्म बताए गए हैं मुस्लिम लॉ में, उसके अलग अलग फॉर्म है उस कंडीशन के हिसाब से। इसमें बात की गई किसकी, आपसी सहमति, यह वर्ड इसके तलाक के लिए डिफाइन किया गया। तो आपसी सहमति से यदि करेंगे तो उनके बीच क्या होगा, तो वह जो इसका आंसर से होगा वह तीसरा होगा। यदि आपसी सहमति से तलाक हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, मुबारत। देखिए, जब कोई चीज़ आपसी से हो जाए तो उसको मुबारक बात देनी चाहिए ना, कि आपसी सहमति से बातें हो गई, तो वही क्या है, मुबारत है। ठीक, याद करने का तरीका बताए हैं कि मुबारक बोलेंगे किसको, यदि आपसी सहमति से मुस्लिम लॉ में तलाक हो रहा है। उसके अलावा भी कई हैं, जैसे खुला है, खुले में क्या है कि यदि आप पत्नी को लगता है विवाह के बाद कि स्थिति सही नहीं है तो वह पति को कुछ संपत्ति देके विवाह विच्छेद कर सकती है, यह खुला कहलाता है। उसके अलावा कई है, जैसे लियन है, लियन भी तलाक का एक प्रकार है। लियन में क्या होता है कि पति यदि पत्नी के ऊपर व्यभिचार का आरोप लगाता है तो वह पत्नी क्या कर सकती है, वहाँ से विवाह विच्छेद कर सकती है। कई प्रकार हैं, इसी से बस आपको जो आंसर जानना था उसका आंसर क्या होगा, मुबारक होगा। अगला हमारा प्रश्न है वह क्या है कि निम्नलिखित में से 39वां प्रश्न, ध्यान रखिएगा 39वां, निम्नलिखित में से किस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति धर्म का लिहाज किए बगैर अपने विवाह को सिविल मैरिज के रूप में विधिक रूप प्रदान कर सकता है। मतलब कि विभिन्न धर्मों के लोग, एक धर्म दूसरा धर्म इसका अलग है, इसका अलग है, दोनों धर्म के अलग हैं, लेकिन ये विवाह करना चाहते हैं एक सिविल अर्थात विधिक विवाह करना चाहते हैं, तो इनके लिए किसके अंतर्गत कर सकते हैं, तो इसके लिए जो विशेष विवाह अधिनियम बनाया गया है 1954, इसके लिए ये सही है। अब इससे प्रश्न घुमा के कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा ना कि प्रश्न घुमाए जाते हैं, विशेष विवाह अधिनियम। अब इसे क्या प्रश्न क्या पूछा था अगले कुछ सालों में, ये 2008 का प्रश्न है, तो प्रश्न अगले साल में क्या पूछा था कि ए जो कि एक हिंदू है, बी जो कि एक मुस्लिम औरत है, दोनों आपस में क्या करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो वह किसके अंतर्गत करेंगे, क्या विवाह मान्य होगा, हाँ होगा, किसके अंतर्गत, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत। ठीक है, अगला हम प्रश्न करते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ध्यान दीजिए हिंदू विवाह की बात की गई है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत वयस्कता, मतलब शादी के लिए, विवाह के लिए वयस्कता क्या होगी, एज क्या होनी चाहिए आपकी, तो लड़के की एज कितनी डिफाइन की गई है, 21 वर्ष। कितनी डिफाइन की गई है, 21 वर्ष, किसके, लड़के की बात की गई है, और 18 वर्ष किसकी बात की गई है, यह लड़की की बात की गई, लड़की विवाह के लिए 21 वर्ष लड़का का, 18 वर्ष लड़की की। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदुओं के लिए कौन सा विवाह अपराध है, एकल विवाह, बहुपत्नी विवाह, कि एक से अधिक पति का होना, या फिर पर पुरुष या पर स्त्री गमन। ध्यान दीजिएगा, हिंदुओं के लिए क्या है कि विवाह, बहुपत्नी विवाह क्या है, अपराध है, इसमें एक ही विवाह करने की छूट आपको दी गई है, एक से ज़्यादा नहीं। जबकि मुस्लिम लॉ में एक मुस्लिम पति को 4 पत्नी को रखने का अधिकार, इसलिए इसका आंसर जो सही होगा 41वें का वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3, बहुपत्नी विवाह। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी व्यक्ति का विधिक रूप में कितनी अवधि तक जीवित न रहने पर उसको मृत मान लिया जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति है, उसकी कोई खोज खबर नहीं है, तो कितने साल बाद मान लिया जाएगा विधिक रूप से कि वह जीवित नहीं है, तो वह कब तक, 7 वर्ष तक। यदि 7 वर्ष के भीतर वह नहीं, उसके बारे में कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसे क्या मान लिया जाएगा, मृत मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है। ध्यान दीजिए, जो ये शारदा एक्ट है यह किससे संबंधित है, बाल विवाह से। किससे, बाल विवाह, किससे मैं भैया, बाल विवाह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इतने से तो लोग भाग जाएंगे, अब क्वेश्चन हुआ नहीं कि भागे, तो इससे भगना नहीं है, इससे जानना है। इसके बारे में कई बार पूछा है कि शारदा एक्ट लाया कौन, तो किसके परिणाम के फलस्वरूप यह शारदा एक्ट आया, किसने पेश किया। देखिए, शारदा एक्ट को कोई पूछ लेता है कि शारदा एक्ट कब लागू किया गया या कब पारित हुआ, तो यह 28 सितंबर 1930 को क्या हुआ, 28 सितंबर 1929 को क्या हो गया था, पारित हो गया था। कौन, शारदा एक्ट। लेकिन ये तो क्या होगा, ये पारित हुआ, लेकिन लागू कब किया गया, तो यह लागू किया गया था 1 अप्रैल 1930 को शारदा एक्ट लागू गया। ये दोनों डेट याद रखिएगा, मैक्सिमम पूछ दिया जाता है कि शारदा एक्ट कब से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 1930 से। शारदा एक्ट किससे संबंधित है, बाल विवाह से। और सबसे बड़ी चीज कि इस शारदा एक्ट को पेश करने वाले कौन थे, तो उनका नाम था क्या, राय साहब हर विलास शारदा।
ये नाम था उनका। इन्होंने ही शारदा एक्ट को पेश किया था गवर्नर जनरल की काउंसिल में, और अभी तक इस शारदा एक्ट में कुल 3 बार संशोधन किए जा चुके हैं। तो मैंने बोला था कि मैं कोई भी पॉइंट बताऊंगा तो उससे रिलेटेड हर एक पॉइंट बताऊंगा कि यदि उससे प्रश्न आएगा तो कोई भी टॉपिक आपका कंफ्यूजन में नहीं जाएगा, सब प्रश्न आप कर ले जाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने पढ़ाई वाले ग्रुप हैं एलएलबी के आपके, सब में वीडियो डाल दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत की जा रही है आप लोगों को। तो चैनल को प्लीज़ गो कराइए, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि लड़की की सहमति देने के बावजूद इस कितने वर्ष से कम की आयु की लड़की के साथ यौन संबंध को बलात्कार कहा गया। मैंने पिछले ही वीडियो में एडल्ट्री और आपको रेप के बारे में पढ़ाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख लीजिए। तो उसमें बताया मैंने कि जब रेप के बारे में बता रहा था, मैंने बोला कि एक पति अपने पत्नी का भी रेप करता है यदि उस पत्नी की उम्र कितनी हो, 15 वर्ष हो, अर्थात 15 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ क्या करते हैं, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन जो दूसरा सही होगा 16 वर्ष। क्या होगा आंसर? 16 वर्ष। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सहमति की बात कही, यहाँ पर विवाह की बात नहीं कही गई। क्वेश्चन यदि ध्यान से पढ़ेंगे कि लड़की द्वारा सहमति दिए जाने के बावजूद कितने वर्ष से कम आयु के लड़की के साथ यौन संबंध को बलात्कार कहा गया। देखिए, जब कंसेंट की बात मैंने वहाँ पर क्लियर किया था, कंसेंट की बात हो तो 16 वर्ष से कम लड़की यदि आपको कंसेंट दे भी रही है तो वहाँ पर वह रेप माना जाएगा। लेकिन 16 वर्ष से अधिक है, वह आपको क्या कर रही है, कंसेंट दे रही है, तो वह रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन साथ ही मैंने यह भी बताया था कि यदि विवाह हो जाता है, विवाह हो जाता है, आपका पति है, किसी का पति है और उसमें जो पत्नी है उसकी उम्र, लड़की की उम्र 15 वर्ष से कम है, देन वहाँ पर वह पति उसका क्या करता है, उसके साथ रेप का अटेम्प्ट कर सकता है, वहाँ पर रेप वो माना जाएगा। तो इसीलिए यदि विवाह होता तब यहाँ पर 15 वर्ष होता, लेकिन यहाँ पर सहमति की बात की गई है, इसलिए आंसर क्या होगा, 16 वर्ष होगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक के लिए वह है कि प्रतिफल या फिर कंसिडरेशन से मतलब क्या है। यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो उसमें कई प्रोसेस चलता है कि प्रॉमिस होगा, एक्सेप्टेंस होगा, कंसिडरेशन होगा, उसमें प्रपोजल होगा, इन्विटेशन होगा, कई चीज़ें चलते रहते हैं। उसमें तो एक टर्म आता है कंसिडरेशन, लास्ट में जाके इन सभी चीज़ों के बाद ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। तो कंसिडरेशन होता क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे कि ए और बी किसी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो ए ने कहा कि मैं तुम्हें 2000 दूंगा और बी ने कहा कि मैं उसके बदले तुम्हें कार दूंगा। तो ये जो चीज़ें आपस में एक दूसरे को देने की बातें की जा रही हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी इसके बारे में कंसिडरेशन होता क्या है। तो यही चीज़ें जो तो एक के बदले दूसरे के बाद देने की जा रही, यही कंसिडरेशन होता है। इसका सही उत्तर होगा कि वचनदाता की इच्छानुसार कोई कार्य करना अथवा न करना। अर्थात 2000 मैं तुमको दूंगा तो मैं तुम्हें ये दो, तो इसकी इच्छा ये है, उसकी इच्छा ये है कि तुम मुझे इतना दोगे, मैं तुम्हें इतना दूंगा। तो इसका ऑप्शन वही सही होगा, क्या, ऑप्शन नंबर 3। तो आज हमने कुल महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की, हमने 45 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। इसके आगे मैंने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि डिटेल में चर्चा की जाए थोड़ा टाइम लगेगा। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।